Hello. I hope that you're doing it well. So आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम इस चैप्टर को। ये चैप्टर करने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आपको इट विल एक्ट एज अ मिरर फॉर यू कि आपको समझेगा कि भाई लिटरली आपको ये चैप्टर्स की लाइन समझ में आए हैं कि नहीं। बट मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। आजकल आई हैव सीन स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करने की वजह से वो बहुत सारे अनवांटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे एंड अप मेकिंग द मिस्टेक ऑफ नॉट रीडिंग एनसीईआरटी, जहाँ से 99% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक योत लेंगे कि ये चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड मुझे ये पता है कि ये चैप्टर ना नीट स्टूडेंट्स के लिए बोलते डरावने सपने जैसा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। किसी को भी चैप्टर नहीं पढ़ समझ में ही नहीं आता है किसी को भी, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर लिसनिंग दिस चैप्टर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर यही होगा, क्योंकि इससे ईजी कोई और चैप्टर है ही नहीं अभी तक। सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है और टिक मार्क करना है, कुछ लॉजिकल थिंकिंग है ही नहीं इसमें। तो समझना नहीं है, याद करते हुए जाना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जो मैं बोलते जाऊंगी सुनते जाना। जस्ट हियर दिस एज अ मूवी। जैसे मूवी की कैसे हर एक की लाइन याद होती है, डायलॉग्स याद होते हैं, सिमिलरली फॉर यू आई जस्ट वॉन्ट कि आप हेडफोन लगाओ, जस्ट लिसन टू दिस लेक्चर एंड यू गोइंग टू सी द मिरेकल हैपनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों है? राइट, एवरीबडी हैव दिस क्वेश्चन कि भाई ये चैप्टर क्या ये हमारे लाइफ में यूजफुल होगा, क्यों ही पढ़ना है? आपकी आजू बाजू वराइटीज एंड वराइटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो भी वेरिएशंस पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एंजियोस्पर्म्स हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, एल्गा, ब्रायो, टेडिरो, एंजियो, जिम्नो। तो सबसे एडवांस लेवल कौन सा? द फ्लावरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता था। तो हम एंजियोस्पर्म्स को ही फर्दर स्टडी करेंगे। क्यों फर्दर एंजियोस्पर्म्स को ही हमने क्यों प्रायोरिटी दी भाई? क्योंकि हमारे नेचर में जो जर्नली देखने को मिलता है दैट इज एंजियोस्पर्म, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस्ड है। और आपको पता है हमारा आजकल का एनवायरमेंटल कंडीशन कितने अच्छे हैं, एंड ये इतने अच्छे एनवायरमेंट के कारण ना जो टॉलरेट कर पाता है उतनी हार्श कंडीशन को वही सर्वाइव कर जाता है। एंड वो टॉलरेंस लेवल किसकी हाई है? हायर प्लांट्स, दैट इज नथिंग बट अ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई हमें चैप्टर पढ़ना क्यों है। जैसे हमारे ना सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारे सराउंडिंग में जितने हमें दिखते उतने ही ऑल ओवर द अर्थ प्रेजेंट है। वैरायटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी। किसकी स्टडी? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे इतना। सो आपको पता है कि फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ इज जस्ट अबाउट द क्यूरियोसिटी जनरेटर। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर्स होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, तो समझते हैं। तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स इज जस्ट अबाउट द बेसिक्स, बट वो बेसिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ फाउंडेशन, ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो क्या बोल रहा है? द वाइड रेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल अस टू फैसिनेट अस। कि देखिए ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, जिसकी फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म्स, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी बहुत वैरायटीज है। और ये वैरायटीज ना हमें कभी भी फैसिनेट करने से बिल्कुल चूकते नहीं है। Even though the angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि morphology is study of external feature, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल में, एंड समटाइम इंटरनल एज वेल। लेकिन एक कॉमन सी बात होती है। क्या कॉमन सी बात होती है? कि दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये ना जैसे आपको पता है नो टू ह्यूमन बींग्स आर सेम अपार्ट फ्रॉम ट्विंस, राइट? वो फिजिकल स्ट्रक्चर में, देखने में, फिजिकल अपीयरेंस में दे लुक डिफरेंट, बट भाई हम सभी के पास दो आंख होती है, ठीक है, राइट? वी हैव 2 आईज, हमारे पास ईयर्स होती है, हमारे पास नोज होती है, हमारे पास जो कॉमन फीचर्स है वो तो सेम होता है, जस्ट स्ट्रक्चर वेरिएशन होता है। सिमिलरली इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उनके पास होगा तो रूट्स, उनके पास होगा स्टेम्स, उनके पास होगा लीव्स, उनके पास होगा फ्लावर्स, उनके पास होगा फ्रूट्स, बट इसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और वो वेरिएशन क्रिएट करता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और उसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इन द चैप्टर 2 and 3
we talked about the classification of plant based on the morphology and other characteristics. For any successful attempt at the classification and understanding any higher plant, for that matter any living organism, we need to understand technical terms and standard definitions. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में समझा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर के जस्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था कि प्लांट्स को भी हमने बहुत वे में कैटेगराइज किया गया. हमने देखा ना किंगडम प्लांटे को हमने एल्गा, ब्रायो, टेडीरो, जिम्नो, एनजीओ ये सब के पार्ट में क्लासिफाई किया था, राइट. उनकी कुछ कुछ हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिया था, कुछ बेसिस लिया था ना, हमने कुछ क्राइटेरिया लिया था, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था. लेकिन मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें देखा जाए तो हम ह्यूमंस वी आर फेमिलियर विद सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, लेकिन हमें प्लांट्स के बारे में तो कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए ताकि उस क्लासिफिकेशन में हमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, राइट. इसी के लिए हमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा और वही टेक्निकल टर्म्स की डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट फाउंड एज एन एडेप्टेशन ऑफ अ प्लांट टू देयर एनवायरमेंट. यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पता है ना कि एडेप्टेशन के हिसाब से इवन वी एज अ ह्यूमन, राइट, वी एज अ ह्यूमन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द स्किन टेक्सचर, हमारे मेलानिन का कंटेंट, द वे दैट वी लुक, द हमारे हेयर का कलर, एवरीथिंग वेरीज, राइट. सिमिलरली हमें प्लांट के अडेप्टेशन के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट कैसे अडेप्ट करता है. एग्जाम्पल, अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा. यानी कि क्या बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर भी अडेप्टेशंस होते हैं, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे उसके हिसाब से. फॉर एग्जांपल देखिए थॉर्न्स कांटे देखे ना आपने फ्लावर्स के ऊपर, वो क्यों होते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन, ताकि एनिमल्स अपने आप को प्लांट्स अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके. सो दिस आर द वेरिएशंस दैट वी कैन सी. जैसे कि हमारे अंदर भी होता है ना, वी हैव द टेनिंग कंडीशन, जैसे कि हमारा जो और वी हैव अ ब्राउन स्किन, क्यों? ताकि हमें सन से प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हमारी जो कंट्री है दे जस्ट लाई समवेयर इन, सो वो समवेयर इन द लाई करती है. तो वो अडेप्टेशन ने क्या करती है, हमें करती है. तो जैसे कि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, यानी कि एटलीस्ट मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सनलाइट आती है, तो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, वी वांट द प्रोटेक्शन कि हमें सन प्रोटेक्शन मिल सके. तो दैट इज वाई यहाँ के जो पीपल होते हैं दे आर मोर ब्राउनिश इन कलर. तो ये सब क्या दिखते हैं, हमें एडेप्टेशन देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ यू पुल आउट एनी वीड. व्हाट इज वीड? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए, उनके आजू बाजू छोटे मोटे प्लांट्स ना लगे हुए होते. आई हैव सीन मैनी, एक स्टोरी थी कि लाइक गांव में आई हैव माई ग्रैंड मदर, वो ना बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स थे, उनके आजू बाजू भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, बट वो निकाल रहे थे जो अनवांटेड प्लांट्स थे. आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि भाई वो प्लांट्स को निकाल क्यों रहे. देन जब मैंने चैप्टर पढ़ा देन आई रियलाइज कि वो जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, जो मेन प्लांट के अलावा भी जो ग्रो करते हैं जो उनके इर्द गिर्द, दैट आर कॉल्ड एज वीड्स. तभी भी मुझे पता था कि वो अनवांटेड है, कि वो निकाल रहे, बट क्यों निकाल रहे उसका रीजन मुझे पता नहीं था. एंड दिस चैप्टर विल लेट यू नो कि भाई रीजन क्या है. You will see that all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is called as the root system, while the portion above the ground is formed as a shoot system. तो आपको पता है उसका रीजन क्या है, कि जो वीड आपने देखा होगा जो आजू बाजू अनवांटेड ग्रो करते, जो मुझे तो बहुत देखने में खूबसूरत लगती थी, लेकिन उनको निकालना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट, हम जो पानी दे रहे हैं वो लिमिटेड दे रहे हैं. हमें अपने मेन प्लांट को ग्रो करना है, बट वो आजू बाजू जो छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो हुए हैं, मेन बड़े लगे ग्रासेस, ये वो लोग, ये इनको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए. तो भाई वो जो मेन प्लांट है वो छोटे मोटे ग्रास है, दोनों को क्या करना पर न्यूट्रिएंट शेयर करना पड़ेगा. यानी कि जो मेन प्लांट है जो हमें ग्रोथ चाहिए उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, तो हम नहीं चाहेंगे ना कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सके. एंड दैट इज व्हाई वी रिमूव ऑल दिस अनवांटेड प्लांट्स जो उनके आजू बाजू होते हैं, ताकि हमारा जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट हो वो मैक्सिमम जो प्लांट हमें चाहिए उनके पास जाए, और जो भी वाटर हम पोर करें वो भी हमारे मेन प्लांट्स को जाए. एंड दैट इज द रीजन. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, तो भाई बचपन में पढ़ा था कि जो ग्राउंड के ऊपर दिखता है दैट इज शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के नीचे होता है बेसिकली रूट्स, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं. सो ये ग्राउंड है, ओके, दैट दिस इज ग्राउंड. ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है अबाउट द ग्राउंड, दिस इज शूट सिस्टम, और जो बिलो द ग्राउंड है दैट इज नथिंग बट अ रूट सिस्टम. ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या होता है. इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है
शूट या रूट। देखा जाए तो इंपॉर्टेंट दोनों है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात की जाए, कंपैरिजन की बात की जाए, तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लांट के ग्रोथ के लिए वो रूट से ही चाहिए, राइट। तो रूट को सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रूट से, यानी कि हम प्राइमरली रूट को पढ़ेंगे। देखा जाए तो ईजी है, देखने में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके वेरिएशंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सो इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट्स, मैं आपको बता दूं, हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं विच इज एंजियोस्पर्म्स, जो हम फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं विच इज नथिंग बट एंजियोस्पर्म्स। ओके, लेट मी राइट दिस इज एंजियोस्पर्म्स। वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। बेसिकली उसका फुल जो पूरा नाम है मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में उनको मोनोकॉट्स बोल रही हूँ और डाइकॉट्स बोल रही हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट किस बेसिस पे डिफाइन हुआ है, तो ये जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट है उसका बेसिस बड़ा ही सिंपल था कि जब वो ग्रोइंग स्टेज में, यानी कि जब वो सीडलिंग स्टेज में थे, तो जो उनका सीड्स था उनमें कितने कॉटिलिडन्स थे। आपको पता है व्हाट इज कॉटिलिडन्स? जो नरिशिंग ऑफ फ्रूट के लिए, जो उनका मेन प्लांट है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं, और ऐसे प्लांट जिनके अंदर सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन होते हैं और दूसरा होता है बट बहुत ही श्रिंक्ड हो जाता है, यानी कि बहुत ही बोलते हैं ना छोटा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसका कुछ काम नहीं होता है, उनको हम मोनोकॉट बोलते हैं। सो दिस इज अ जर्नलाइज टर्म, इसका भी डिटेल हम आगे कुछ देर में पढ़ने वाले, बट फिलहाल के लिए ये चैप्टर, ये सेंटेंस समझने के लिए आप अभी तक ये समझ लीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। इनका बेसिस क्या है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स का, कि कॉटिलिडन्स कितने प्रेजेंट हैं। व्हाट इज कॉटिलिडन्स? ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। ऑफकोर्स जब वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं तो उनको नरिशमेंट चाहिए रहता है, और उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉटिलिडन, वो कितने नंबर में होता है, दैट रिप्रेजेंट्स कि वो मोनोकॉट में डिवाइड है या डाइकॉट में डिवाइड है। दिस इज जस्ट अ जर्नलाइज क्लासिफिकेशन ये चैप्टर को समझने के लिए। सो देखा जाए तो इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट्स है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, यहाँ पर डाइकोटिलिडन्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। आपको पता है रेडिकल किसको बोलते हैं? देखिए, बायो का काम है सिंपल सी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना। तो हमें पता है हमारा जो सीड है वो जब ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स रूट ग्रो करेगा, शूट ग्रो करेगा, तो वो जो बचपन वाला रूट होता है ना उसको रेडिकल बोलते हैं। यानी जो बचपन वाला रूट होता है ना, मतलब जैसे हम बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं इंग्लिश में, एक डिफरेंट नाम, सिमिलरली वो होता तो रूट ही है, लेकिन बच्चा रूट होता है ना, इसलिए हम इसको रेडिकल बोल देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी रूट का, यानी मोनोकॉट में कैसा ग्रोथ होता है रूट का, यानी कि मोनोकॉट में रूट का कैसे ग्रोथ है, सबसे पहले प्राइमरी रूट आता है, मतलब मेन रूट आता है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। It bear a lateral root of several order that is referred to as secondary, tertiary, etc. यानी कि डाइकॉट्स के अंदर रूट का वेरिएशन कैसे होता है कि मेन एक प्राइमरी होता है, उससे ब्रांचिंग में बहुत सारे सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलता है। सो ऐसा आपको जैसे कि आपने ड्राइंग भी किया होगा तो आप ऐसे तरीके का रूट ही बनाते हो, राइट, यानी बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। सो ऐसे टाइप ऑफ रूट किस प्लांट में देखने को मिलते हैं? वो सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जो डाइकॉट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? टैप रूट सिस्टम। जो ऐसी कंडीशन जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है, टर्शरी रूट होता है, यानी कि ब्रांचिंग होती है, उन्हें हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये किन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? डाइकॉट्स के अंदर। इसका एग्जाम्पल दिया, यहाँ से एग्जाम्पल होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, तो इससे 2 चीज़ याद रखनी है आपको कि टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में। और दूसरी बात कि मस्टर्ड प्लांट एक डाइकॉट का पार्ट है। 2 चीज़, मस्टर्ड प्लांट में अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है और मस्टर्ड प्लांट एक डाइकॉट प्लांट है। इतना क्लियर है, ठीक है। इन मोनोकॉटिलिडन्स, यानी जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। सो उनके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, ये प्राइमरी रूट अंदर आया लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये थोड़े दिन बाद डेड हो जाता है। फिर क्या होता है? एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बाद में ये कैसा फॉर्म हो जाता है? लार्ज नंबर ऑफ ऐसा रूट्स बन जाता है, ऐसा 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 बोलते हैं ना, ऐसा श्रिंकेज आपने देखा होगा शुगर केन टाइप में, तो ऐसे रूट्स में फॉर्मेशन कर लेता है। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सो फॉर एग्जाम्पल शुगर केन का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, समझने में थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। क्या बोल रहा है देखिए, कि हमारे पास ये ग्राउंड है, हमारे पास ये शुगर केन है, कुछ ऐसा ग्रोथ होता है हमारे
रूट्स का, यानी कि स्टेम के बेस से ग्रोथ होता है, क्योंकि प्राइमरी जो रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड इन नेचर होता है। और ऐसे रूट को हम फाइबरस रूट बोलते हैं, जो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वो वीट प्लांट, वेरी जर्नलाइज कि मस्टर्ड प्लांट डाइकॉट होता है, वीट प्लांट मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट होगा तो ऑफकोर्स उसके अंदर फाइबरस रूट सिस्टम पाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इन सब प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री, रूट अराइजेस अपार्ट फ्रॉम द प्लांट अदर देन दैट ऑफ रेडिकल एंड आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट। यानी कि आपने देखा होगा बेनियन ट्री के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, आपने देखा ऐसा कुछ लटक रहा होता है रूट टाइप, ये भी रूट ही होता है देखा जाए तो। ये बाद में जाके ना जमीन के अंदर और भी ज्यादा मर्ज आउट हो जाता है। क्यों? ताकि ऑफकोर्स जो बेनियन ट्री होता है ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए, तो ये रूट क्या करता है, ब्रांच से ओरिजिनेट होके अगेन सॉइल के अंदर मर्ज हो जाता है और वो क्या करता है, एक बेटर स्टेबिलिटी देता है। बट ये होता तो रूट ही है, होता तो रूट ही है। ऐसे टाइप ऑफ रूट जो रूट के रेडिकल से अलावा निकले हो, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट। अगर आपको देखना है तो लेट मी शो यू हाउ द ओके। सो आप देख सकते हैं ये जो रूट्स देखने को मिल रहा है, ये जो आपको रूट्स ऐसा जो हैंगिंग रूट्स दिख रहा है, दिस रूट दे आर रूट्स बट दे आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट, क्योंकि ये रूट रेडिकल से नहीं निकला हुआ, ये अपार्ट फ्रॉम रेडिकल निकला है। सो एनी रूट विच अराइजेस फ्रॉम एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, तो रेडिकल से नहीं होगा। अगर रेडिकल से हो गया सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस होने के लिए वो रेडिकल से नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द मेन एब्जॉर्प्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ये हम सभी को पता है कि रूट का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, यानी कि प्रॉपर स्टेबिलिटी को देना प्लांट्स के लिए। ऑफकोर्स प्लांट्स के पास पेड़ तो है नहीं कि वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर सके, उनके पास रूट ही होता है जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट को ना मोस्टली लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि रूट्स के पास ना ऐसे भी मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फॉर्मेशन करते हैं। सो क्या क्या पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, इनमें से इनकरेक्ट पूछ लेगा, तो याद रखिएगा क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराना, एक एनकरेज प्रोवाइड करना, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट को, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। आपको पता है ना कि स्वीट पोटैटो कहीं ना कहीं वो रूट का ही रिजर्व्ड मटेरियल है, यानी कि कुछ कुछ खाना अगर बहुत ही एक्स्ट्रा पार्ट में बन जाता है तो उनको रिजर्व करने का काम कौन करता है, हमारा रूट सिस्टम। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना कि ये भी होता है कि रूट के पास भी ऐसे मैकेनिज्म होता है जिससे प्लांट ग्रोथ सिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस होता है। अभी डायग्राम को देखते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो भी ग्राउंड के अंदर होगा उनको रूट सिस्टम बोलेंगे और जो भी ग्राउंड के ऊपर होगा उनको शूट सिस्टम बोलेंगे। भाई ये तो बड़ा ही बेसिक है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, नोड, इंटरनोड। नोड ये एक ऐसा पॉइंट होता है स्टेम के अंदर जहाँ से लीफ उगता है। दो लीफ के बीच में जो दो पार्ट है जहाँ से ब्रांचिंग होती है, उन दोनों के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड बोलते हैं। जस्ट अ नेम, स्पेसिफाई लोकेशन के लिए। बर्ड क्या होता है भाई, स्मॉलर फॉर्म, जैसे कि स्मॉलर फॉर्म ऑफ फ्रूट, स्मॉलर फॉर्म ऑफ एनी फ्लावर्स। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अ बर्ड। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक सा था। आई होप इतना क्लियर है। अब ये देखने को मिला जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि टैप रूट कैसे दिखता है। आपको देख रहा है ये मेन प्राइमरी रूट है, उसके बाद बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस है, फिर इसको क्या बोलते हैं हम, टैप रूट सिस्टम। ये फाइब्रस देखने को मिल रहा है कि दिस इज द ग्राउंड, और ये एक ही स्टेम की लोअर पोर्शन से कैसे इमर्ज आउट हो रहा है। ये एडवेंटेशियस रूट देखने को मिल रहा है कि ये रूट से ये लीव्स के स्टेम्स के ऊपर से क्या कर रहा है, अराइज हो रहा है। सो एनी रूट दैट अराइजेस not from the radical but from any other part is nothing but adventitious root। क्वेश्चंस इससे नहीं आएंगे, जस्ट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक विजुअल एक्सपीरियंस दे दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रीजन ऑफ रूट्स। अब ना हम रूट्स के अंदर डिटेल में जा रहे हैं। हमने देखा अभी तक क्या देखा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि रूट ना 2 टाइप के होते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम। एंजियोस्पर्म के अंदर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एक तो मोनोकॉट्स, एक डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम, जहाँ पे प्राइमरी जो रूट होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ देर बाद वो बोलते हैं वैनिश हो जाता है।
एंड आफ्टर दैट अराइज होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? यानी कि एक स्टेम के लोअर पार्ट से ही अराइज होता है बहुत सारे बंच में. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड डाइकॉट के अंदर हमें देखने को मिलता है टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी, ब्रांचिंग देखने को मिलती है. एंड थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे वो ये भी रूट होता है, इनका भी कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन वो रेडिकल से अराइज नहीं होते. दे अराइज एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम रेडिकल्स. हमने देन देखा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं. बेसिक फंक्शंस तो हमें पता है रूट्स का क्या क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है जो क्वेश्चंस बनाता ही बनाता है. दैट इज इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इसके बारे में डिटेल में अपकमिंग चैप्टर में पढ़ लेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज करता है. क्लियर है? अभी हमने रूट के अंदर डीपर सेक्शन में जाएंगे. रूट का हमने देखा कि रूट के अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. ये सेक्शन हमें समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक रूट की ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होती है एक ओवरऑल प्लांट के लिए. तो रूट कैसे ग्रो करता है, उनके अंदर सेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्शन किस वे से किस थ्रू से जाता है, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहाँ पे हम रीजन ऑफ रूट्स को समझेंगे कि कितने कितने रीजन होते हैं रूट्स के अंदर. ठीक है. The root is covered at the apex by a thimble-like structure. एक important word, thimble-like structure. यानी कि जो रूट है यहाँ पे रूट खत्म हो जाता है. ठीक है, लेकिन रूट के लिए ना कैप जैसी कवरिंग होती है. इस कैप को थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिया गया. नाम देखो, ये सब ना डिफरेंट अगर कोई यूनिक नाम, एक यूनिक इंग्लिश लैंग्वेज आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमें याद करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी हमारे लिए क्वेश्चन बनाएगा. इसे हम रूट कैप बोलते हैं. इसमें दिया तो हुआ नहीं है कि रूट कैप का फंक्शन क्या है, बट आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता देती हूँ कि जब ये रूट पेनिट्रेट करता है सॉइल में, आपको पता है सॉइल हार्ड होता है, कहीं रूट की टिप टूट ना जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है रूट कैप. अगर मैं आप पूछोगे भाई हमें रूट के टिप को बचाना ही क्यों है, आगे पढ़ते आपको समझ में आएगा. उसको हम रूट कैप बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इज मेक्स इज ओन वे थ्रू द सॉइल. यानी कि वो अपेक्स को प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि सॉइल के अंदर उसको पेनिट्रेट करना होता है, कहीं भाई टूट ना जाए टिप. इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है हम उससे देखने को मिलता है रूट्स के अंदर. और फ्यू मिलीमीटर, इंपॉर्टेंट याद रखना मिलीमीटर है, असर्शन रीजनिंग में सेंटीमीटर दे देंगे और आपका -5 लेके चले जाएंगे. सो मेक श्योर आप याद रखें कि दैट इज मिलीमीटर. अबाउट द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यानी रूट कैप के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है. दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं. मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइड करे. सो एनीथिंग दैट डिवाइड्स कंटिन्यूसली दैट इज नथिंग बट योर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तो जस्ट ऊपर रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं. द सेल ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल. ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन को कवर अप करता है. असर्शन रीजनिंग बन सकता है, वेरी बिग दे दिया जाएगा और आप पढ़ेंगे नहीं सही से, -5 हो जाएगा. थिन वॉल्ड होता है, ऑफकोर्स डिवाइड करना है बहुत ही फटाफट, तो थिन वॉल्ड तो होगा ही. डेंस साइटोप्लाज्म भी होगा. ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक डिवाइडिंग सेल के जो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ लिया था. दे डिवाइड रेपिटेडली. तो ऑफकोर्स आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है डिवाइडिंग सेल का, कि उनका सेल वॉल है बहुत थिन हो, डेंसली कॉम्पैक्टली पैक्ड साइटोप्लाज्म हो. ठीक है. द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. यानी कि उसके जस्ट ऊपर एक रीजन आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. सो जो भी सेल यहाँ पे डिवाइड हो गए इस रीजन में आके इलोंगेट करना स्टार्ट हो जाता है. डिवाइड तो हो गया भाई बढ़ेगा भी ना. सो इलोंगेशन का प्रोसेस इस रीजन में होता है एंड दैट इज वाई इस रीजन को नाम क्या दिया हुआ है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है. दिस रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन और यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ लेंथ इन रूट्स के लिए. क्वेश्चन एंड असर्शन रीजनिंग दोनों आ सकता है कि ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ कौन सा सेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो पता होना चाहिए रीजन ऑफ इलोंगेशन. ठीक है. द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर. भाई हमेशा हर वक्त के लिए इलोंगेट तो नहीं होगा, कुछ देर बाद बूढ़ा भी होगा, शांत भी बैठेगा, यानी मेच्योरिटी को गेन कर लेगा.
जो रीजन में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो मेच्योरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेच्योरेशन। भाई मेच्योरिटी आती है, बाल विल भी आते, तो यहाँ पे भी हेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक द ह्यूमंस। एंड हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल यानी नजदीक में टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेच्योरेशन। From this region, some of the epidermal cells form a very fine and delicate thread-like structure called as root hairs. These root hairs absorb water and mineral from the soil. कि देख लो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 1 एपिडर्मल सेल, यानी कि ऊपर की सेल में ना एक वेरी थिन, देखो ये जो वर्ड इनको डिस्क्राइब किया गया कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आपको याद होना चाहिए। पहली बात वेरी फाइन, बहुत ही पतले पतले, बहुत ही डेलिकेट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो जो भी इन्होंने विशेष टिप्पणी की है भाई, क्वेश्चन उस पर आते हैं, तो विशेष टिप्पणी को आपको याद रखना है कि वो एपिडर्मल सेल से बनता है, डेलिकेट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इन सबको जो कैरेक्टराइज कर रहा है दैट इज नथिंग बट ए रूट हेयर। और ये रूट हेयर का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना वाटर मिनरल को फ्रॉम द सॉइल्स। ठीक है, सो इतना सब हमने समझा, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हमने रूट को और भी अंदर से देखने की कोशिश की तो हमें 3 रीजन देखने को मिला। सबसे पहले रूट कैप है जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है एपेक्स ऑफ रूट को। उसके जस्ट मिलीमीटर ऊपर ही एक रीजन पाया जाता है विच इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे ऐसा रीजन होता है जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। एक्टिवली डिवाइड करने वाले सेल्स का कोई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नंबर 1 इज उनके पास जेन साइटोप्लाज्म होगा। नंबर 2 उनके पास बहुत ही थिन लेयर होगी ताकि फटाफट डिवाइड करें। उसके जस्ट ऊपर एक रीजन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे वो अपनी लेंथ को बढ़ता है, और यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल जो ग्रोथ होती है लेंथ में ऑफ अ रूट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मेच्योरेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मेच्योरिटी को दिखाता है विच इज अ रूट हेयर। रूट हेयर के बारे में बहुत ही विशेष टिप्पणी की गई है, तो वो भी हमें याद रखना है। टिप्पणी नंबर 1 इस बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही फाइन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हेल्पफुल होता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दैट इज स्टेम। अभी हमने रूट सिस्टम को खत्म किया, अब आते हैं हम शूट सिस्टम पे कि वॉट एवर इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड दैट इज नथिंग बट योर शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टेम्स। उसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है, बर्ड्स होता है, एवरीथिंग जो भी होता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास स्टेम। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? भाई वो कौन सी पार्ट है कि जो स्टेम और रूट को डिफरेंशिएट करता है? स्टिल रिमेंबर दैट सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय टीचर्स। पता है हमारे क्लास के स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया? इट इज द ग्राउंड दैट डिफरेंशिएट्स द रूट एंड शूट। अमेजिंग आंसर। बट ये एनसीईआरटी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, एंड दैट इज द रीजन नेक्स्ट लाइन में उसने आंसर भी दे दिया है कि द स्टेम इज द असेंट पार्ट, यानी कि सबसे पहली बात कि जो रूट है वो अंदर जाता है विच इज नथिंग बट वो जमीन के अंदर जाता है, बट जो शूट सिस्टम होता है वो ऊपर जाता है, वो असेंड करता है विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। बेरिंग उनके पास ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो हमारे पास रूट्स के अंदर नहीं होते हैं। So these are the different characteristic features जो differentiate करते स्टेम और रूट्स को। It develop from the plumule, जैसे कि मैंने बताया जो रेडिकल is nothing but the बच्चा form of root। Similarly जो स्टेम है, स्टेम और प्लूम्यूल, what is plumule? Plumule is nothing but the बच्चा वाला पार्ट ऑफ स्टेम, कि जब वो स्टेम बहुत ही यंगर होगा उसे हम प्लूम्यूल बोलेंगे। तो प्लूम्यूल ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये ऐसा सीड है, यहाँ से रेडिकल आ रहा है, तो यहाँ से बाय शूट सिस्टम ग्रो करने के लिए प्लूम्यूल भी आएगा, तो दिस इज नथिंग बट अ रेडिकल। बट ये जो ऊपर वाला जो असेंट पार्ट हो रहा है उसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। देखो बायो में ना आपको वर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट लगी कि भाई ये नाम क्या, देखा जाता समराइज किया ना तो सब कुछ बड़ा ही ईजी है। द स्टेम बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो हमारे रूट्स के अंदर नहीं होता। व्हाट इज नोड्स एंड इंटरनोड्स? मैंने आपको बताया था कि स्टेम के अंदर ना ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ से ब्रांचिंग होती है। तो स्टेम का वो वाला पार्ट जहाँ से ब्रांचिंग होती है दैट इज नथिंग बट योर नोड। ऐसे दो नोड, ऐसे दो जगह जहाँ ऐसे दो नोड के बीच का सेक्शन इज नथिंग बट इंटरनोड। क्लियर है? द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड एज नोड्स।
यहाँ की जहाँ पे ये स्टेम का ऐसा पोर्शन है जहाँ पे लीव्स की पैदाइश होती है, यानी कोई भी ब्रांचिंग जर्मिनेट करता है, दैट पार्ट इज नथिंग बट नोड्स। वाइल इंटरनोड क्या होता है, वो एक ऐसा पोर्शन होता है दैट इज बिटवीन द टू नोड्स। द स्टेम बेयर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, यानी आपको पता है बर्ड क्या होता है, बर्ड आगे आगे कन्वर्ट होता है फ्लावर में, यानी कि अगेन दैट इज नथिंग बट एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ फ्लावर। तो ये जो फ्लावर का एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म होता है ये ना दो पार्ट्स में हो सकते हैं। लेट मी ड्रॉ एंड शो यू दैट कि कौन से दो पार्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1, कौन से दो पार्ट्स में हो सकते हैं, या तो उनका जो बर्ड्स है वो इधर पे पाया जा सकता है, जो बहुत ही नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, यहाँ से फ्लावर ग्रो होगा, देन वो जर्मिनेट होगा और जो भी अपने मैक्सिमम डेवलपमेंटल स्टेज में जाना होगा वो चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके से टर्मिनल टिप पे बर्ड जाया जाता है। आपको पता है ना कि सभी प्लांट्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, कुछ प्लांट छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये फॉर एग्जाम्पल ये जो बर्ड है वो एक मैक्सिमम हाइट तक ही जर्मिनेट कर पाएगा, उसके बाद तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये बर्ड एक्सिलरी नेचर होगा देन भाई इसका रूट टिप तो बहुत आगे तक ग्रो कर सकता है। सो जस्ट अ वेरिएशन, किसके वेरिएशन पे, कि बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर टर्मिनली बर्ड प्रेजेंट होगा तो उसकी लिमिटेड ग्रोथ होगी, बट वो अगर एक्सिलरी प्रेजेंट होगा तो उसमें ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है। एंड व्हाट इज द एक्सिलरी पार्ट, एक्सिलरी पार्ट इज नथिंग बट ऐसा कुछ पार्ट होता है, दिस इज नथिंग बट एक्सिलरी पार्ट। आपको आर्मपिट पता है ना, हमारे कैसे एक्सिल होता है, सिमिलरली अभी क्या होता है, एक्सिलरी पार्ट होता है। स्टेम इज जर्नली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, यानी कि स्टेम जो ये बचपन वाला पार्ट होता है विच इज इन प्लूम्यूल स्टेज, जहाँ से जर्मिनेट हो जाता है, तो स्टेम यंगर डेज में बहुत ही ग्रीन हरा भरा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी प्रोसेसेस, उनकी मेच्योरिटी बढ़ती है वो वुडी टाइप का, डार्क ब्राउन टाइप का हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बेयरिंग द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, यानी इसका मेन फंक्शन है कि फैलाने का काम। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास अगर स्टेम नहीं होगा, अगर फैलेगा नहीं, तो भाई उसकी जो अमाउंट है वो कम होगा, वो तो सिर्फ ऐसे ही ग्रो करते जाएगा, जैसे लंबा 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 लंबा, इट्स जस्ट स्टैंडिंग ग्रोथ, जहाँ पे ओनली मिनिमम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स पाए जाएंगे। जो हमें एक प्लांट के अंदर से, एक ट्रीज के अंदर से कुंटल्स ऑफ फ्रूट मिलते हैं, वो फ्रूट मिलना पॉसिबल नहीं होगा अगर स्टेम की प्रेजेंस ना हो। तो इसका भी फंक्शन क्या है कि वाटर को कंडक्ट करवाना। रूट ने एब्जॉर्ब तो करवा लिया, लेकिन हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा स्टेम। तो ये कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल को। और इसके जो लीव्स होते हैं, कुछ स्टेम्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, राइट, तो खाना बनाने का काम ये करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, भाई खाना बचाने का भी काम करता है, सपोर्ट का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेगा। ये स्टेम्स के अंदर ना ऐसे बहुत से बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑफकोर्स वो बर्ड्स फर्दर जर्मिनेट होंगे तो एक नया प्लांट जर्मिनेट होगा, तो दैट इज नथिंग बट अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज जस्ट अ मीन जहाँ से वो अपने आप की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रख सके। तभी हमने स्टेम में क्या पढ़ा, स्टेम में बड़ा ही बेसिक सा चीज़ है, व्हाट इज स्टेम। बाई स्टेम वो जो भी पोर्शन है अबव ग्राउंड, दैट इज नथिंग बट योर स्टेम। स्टेम में कुछ ना फीचर्स होगी, व्हाट इज दैट डिफरेंशिएट्स स्टेम बिटवीन रूट्स। कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन स्टेम एंड रूट्स। भाई ग्राउंड मत बोल देना, बहुत सारे जैसे कि उनके ब्रांच हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स होते हैं जो हमारे रूट्स के पास नहीं पाए जाते हैं। स्टेम्स के पास नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो बर्ड की लोकेशन डिसाइड करती है कि भाई उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगी। एक्सिलरी बर्ड एक्सिल में पाया जाता है, टर्मिनल बर्ड टर्मिनली प्रेजेंट होता है। उसकी फंक्शन क्या क्या होती है, वो वाटर मिनरल को कंडक्ट कराता है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट ओनली दैट, वो स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड समटाइम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम बड़ा ही ईजी था, इसमें तक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, इट्स जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, इट्स टेक्निकल टर्म से आपको रूबरू करा रहे हैं कि भाई अगर आप किसी भी प्लांट को स्टडी करोगे ना तो आपको ये सब टर्म पता होना चाहिए। ऑफकोर्स वी नो नोज, ईयर, ये भी तो टेक्निकल टर्म है। सिमिलरली प्लांट्स के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए चैप्टर बनाया गया क्या, ताकि आपको प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। एंड दिस इज नथिंग बट टेक्निकल टर्म। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने के तो कम है इस चैप्टर से।
चैप्टर से आने की बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, बट इस सेक्शन स्टेम वाले सेक्शंस में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत मिनिमम है, क्योंकि जस्ट जनरल नॉलेज। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, लीव्स। बचपन में तो बहुत ड्रॉ किया है। अब जो बचपन में हमने 2 टाइप के लीव्स ड्रॉ किए, अगर ये सेक्शन पढ़ के ना आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील होगा, क्योंकि हमने बचपन में ड्राइंग ज़्यादातर लीव्स की है। तो 2 प्रकार के लीव्स होते हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लीव्स बनता है। एक तो एकदम अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं, ऐसे ऐसे उसके वेन्स ऐसे कुछ बनाएंगे, ठीक है। ये जनरली मैं बनाती थी। देयर वर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, वो ऐसा बनाते थे, जस्ट अ लाइन। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लीव्स, दिस बोथ आर वॉट, लीव्स। तो दोनों है तो लीव्स, लेकिन दोनों के पैटर्न्स डिफरेंट हैं, और इसी दोनों पैटर्न्स के डिफरेंस को हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। So the leaf is a lateral, generally flattened structure borne on a stem. ये पूरी लाइन डिस्क्रिप्शन दिया है उसके लोकेशन का। ट्रीज के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, लीफ कौन से घर में रहता है, कैसे रहता है, वो इस पर्टिकुलर लाइन में बताया गया कि लीफ ना लेटरल होता है, यानी स्टेम से अटैच होता है, जनरली फ्लैटेंड होता है, यानी पतला होता है, और स्टेम के ऊपर से उगा हुआ दिखता है। इट्स नथिंग बट बॉर्न ऑन अ स्टेम। लोकेशन बता दिया, उसके फिजिकल अपीयरेंस बता दिया। अब क्या बोल रहा है, इट डेवलप एट नोड, यानी कि मैंने आपको बताया था ना लीव्स नोड से डेवलप होता है, यानी कि ये ऐसा सेक्शन होता है जहाँ से जर्मिनेट करता है। तो दिस सेक्शन जहाँ से लीफ जर्मिनेट करता है, वो सेक्शन को हमने नोड नाम दिया। एक जैसा सेक्शन, उसको एक नाम दे दिया गया कि भाई तुम ये सेक्शन हो, ए सेक्शन, तो ए सेक्शन का नाम दे दिया ए सेक्शन। बी सेक्शन है तो बी सेक्शन का नाम रख दिया बी। सिमिलरली ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सेल्स है, ये ऐसे सेल्स है जो लीव्स को जर्मिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं, ऐसे सेक्शन को हमने नोड्स का नाम दे दिया। और ये समटाइम ना बर्ड्स को भी कैरी ऑन करते हैं ऑन इट्स एक्सेल। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांचेस। Leaf originate from the shoot apical meristem and arrange in an acropetal order. They are the most important vegetative organ for photosynthesis. अभी लास्ट वाली लाइन तो आपने क्लियर कर ली होगी कि भाई लीव्स का मेन प्राइम मोटो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर सम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर सर्टेन प्लांट्स, लेकिन उनका जो मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। ऐसा नहीं कि लीव सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, बट येस समटाइम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन उसका जो मेन मोटो है दैट इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। उसके ऊपर क्या बोला है, एक्सिलरी बर्ड के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि एक्सिलरी बर्ड ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बाद में जाके ये ब्रांच में डेवलप हो जाता है, फ्लावर्स कभी कभार जर्मिनेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये ओरिजिनेट करता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम से। व्हाट इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम समझते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है ये भी समझते हैं। रूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब सीड होता है, राइट, ये सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लीम्यूल हो गया, ये हमारे पास रेडिकल हो गया, दिस इज रेडिकल, और ये हमारे पास प्लीम्यूल हो गया। आपको पता है यहाँ पे ना ये ग्रो कैसे करता है, इस डायरेक्शन में ग्रो कैसे करता है, क्योंकि इस सेक्शन को जब मैंने बड़ा किया ना तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स मिल गए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिल गए। और मैंने आपको बताया ये व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा उस हिसाब से ग्रोथ होगी। तो ये पार्ट को बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे ये तो सेक्शन हमने पढ़ा है भाई, इसका तो सेपरेटली सेक्शन पढ़ा है रीजन ऑफ रूट्स को। तो यहाँ पे भी अपाइकल मेरिस्टेम्स होता है। तो ये अपाइकल मेरिस्टेम को हमने रूट अपाइकल मेरिस्टेम बोल दिया। अगेन जस्ट नेम गिवन टू द सेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। देख लो अगर आपने जब एनसीईआरटी को तो क्लोजली ऑब्जर्व किया, दैट्स नॉट एन डिफिकल्ट थिंग। उसने सिर्फ हर चीज़ को एक नाम दे दिया और हमें वो नाम को याद रखना, और समटाइम हम एक चीज़ को समझ ही नहीं पाते और वी फील कि भाई कितने सारे नाम है, कितने सारी चीज़ों को याद करना है। नॉट दैट, राइट। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, देखा आपने जो हमने नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए बनाया था, दीज टू डिफरेंट, हमने ऐसा भी बनाया था और ऐसा भी बनाया था। देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, सिमिलरली 2 टाइप ऑफ लीव्स भी होता है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, यानी कि एक लीफ को मैंने समझा, ओके सॉरी मैं ये आपको ये बताना भूल गई कि व्हाट इज एक्रोपिटल इन नेचर। एक्रोपिटल नहीं कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, यहाँ पे कोई ये बोलते हैं एक स्टॉपेज नहीं, एक स्टॉपर नहीं है। अपाइकल मेरिस्टेम में क्या होता है, यहाँ पे एक स्टॉपर बन जाता है।
अपाइकल एक्सिलरी बर्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक स्टॉपर बन जाता है कि उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है तो ऑफकोर्स एक मिनिमम टाइम तक कि वो ग्रो करेगा। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली ग्रो करते जाता है और न्यू प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ओल्ड वाले बच जाते हैं। ऑफकोर्स ना यहाँ ऐसा ग्रो कर रहा है तो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम्स के नज़दीक होगा वो न्यूली फॉर्म्ड होगा, यानी कि ग्रोथ कुछ इस तरीके से होगा। तो दैट इज नथिंग बट एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो हमारे पास लीव्स है ना वो 3 पार्ट्स के होते हैं। लीफ के ना 3 पार्ट होते हैं। कौन से लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। भाई अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्यारा सा सुनहरा सा डायग्राम में दिया है। दिस इज लेमिना। लेमिना यानी कि वो सरफेस, लीफ का सरफेस इज नथिंग बट अ लेमिना। पेटियोल, ये जो स्टैंड दिख रहा है ना, जो लीफ, जिसने लीफ को होल्ड करके रखा है, दैट इज नथिंग बट योर पेटियोल। लेमिना, लीफ बेस, आपको दिख रहा है लीफ बेस, अटैच्ड फॉर्म, नोड से जहाँ पे अटैच्ड है, ये नोड वाला सेक्शन है। नोड और ये जो पेटियोल को जो जोड़ के रख रहा है दैट इज नथिंग बट योर लीफ बेस। आपको एक्सिलरी में एक्सिलरी बर्ड दिख रहा है। एक्सिलरी बर्ड से एक स्मॉल सा जो स्टिप्यूल दिख रहा है, स्टिप्यूल्स, जो बेसिकली एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। लीव्स को, जब लीव छोटा होता है, उनके यंगर सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज नथिंग बट योर स्टिप्यूल्स। द लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय अ लीफ बेस। मैंने बोला था ना कि जो लीफ है वो लीफ बेस से अटैच्ड है। पेटियोल और नोड्स के बीच का जो मेन बोलते हैं ना, मेन दीवार है जिसने दोनों को पकड़ के रखा है, दैट इज नथिंग बट लीफ बेस। एंड मे बेयर 2 लेटरल स्मॉल लाइक लीफ कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। आपको स्टिप्यूल्स देख रहा है? इट्स नथिंग बट अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। जब भी हमारा जो बर्ड है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है तो ऑफकोर्स सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं स्टिप्यूल्स। किसके प्रोटेक्शन को? लीफ के प्रोटेक्शन को, लीफ के बर्ड के प्रोटेक्शन को जो प्रोटेक्शन देता है दैट इज स्टिप्यूल्स। इन मोनोकोटिलिडन द लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called as pulvinous. अगर आपको लीफ बेस देख रहा है ना, जो दोनों के बीच का दीवार बन के बैठा है, दोनों के बीच में अटैचमेंट बन के बैठा है, उसके अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। कैसे वेरिएशंस देखने को मिलता है कि मोनोकॉट्स में क्या देखने को मिलता है कि जो लीफ का बेस है, ये जो लीफ बेस है वो थोड़ा बहुत एक्सपांड कर देता है और उसके पास कवरिंग प्रेजेंट रहती है, कवरिंग देखने को मिलता है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में तो ये जो लीफ बेस है ना फूल जाता है, स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, और ऐसे स्वॉलन लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं? पुल्विनस। दैट स्वॉलन लीफ बेस इज नथिंग बट पुल्विनस। सो लीफ बेस जब फूल जाए तो उसको हम पुल्विनस बोलते हैं। बट समटाइम इन मोनोकॉट इसी लीफ बेस के ऊपर एक शीट, एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो दिस वर द 2 इन्फॉर्मेशंस जो इम्पोर्टेंट याद रखना है लीफ बेस के रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हुए, ये जो पेटियोल दिख रहा है दिस इज द पेटियोल, राइट, जो स्टैंड होता है जिसने लीफ को होल्ड करके रखा है, हेल्प होल्ड करता है तो ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन अ विंड एंड thereby cooling the leaves and bringing the fresh air to leaf surface। यानी ये पेटियोल ही है जिसने लीफ ब्लेड को, ये लेमिना को होल्ड करके रखा है, और यही है वो जिसने लीफ बेस, जो हमारा जो लेमिना है उसको एकदम फ्लैटर करता है हवे में, और इसी की वजह से हवा ठंडा होता है और हमारे पास फ्रेश एयर आ पाता है। दैट इज वाई समटाइम व्हेन वी सिट अंडर द ट्रीज हमें बहुत अच्छा फील होता है बिकॉज ऑफ दैट पेटियोल। अगर पेटियोल नहीं होता तो लीफ मूव नहीं करता, लीफ मूव नहीं करता तो फ्रेश एयर आता नहीं, कूलिंग इफेक्ट आता नहीं, ऑल थैंक्स टू पेटियोल। जब भी आप अभी ट्रीज के नीचे जाओगे अच्छा फील होगा, तो मेक श्योर दैट यू थैंक यू टू पेटियोल, क्योंकि उसी की वजह से हमें वो कूलिंग सेंसेशन, वो एकदम अच्छी हवा, फ्रेश हवा देखने को मिलती है। ये जो लेमिना है या तो ब्लेड, लीफ ब्लेड है, इस ग्रीन होता है, एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीव्स होता है विद वेन्स एंड वेनलेट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, आप जो बचपन में जो ड्रॉ करते थे भाई, वो उनके वेन्स और वेनलेट्स को ड्रॉ करते थे आप। सो ये हमारे पास लेमिना है जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली द लीफ सरफेस। इसके अंदर हमें लीव्स के अंदर हमें वेन्स एंड वेनलेट्स भी देखने को मिलता है। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन। देखा जाए तो एक प्रोमिनेंट वेन तो आपको मिडल में देखने को मिलता ही है, हमारे लेमिना के ऊपर, हमारे लीफ ब्लेड के ऊपर।
विच इज नोन एज मिड रिब। और ये जो प्रोमिनेंट है, जो बेसिकली हर लीव्स में देखने को मिलेगा, जो प्रोमिनेंट वेन है, इसलिए भाई यूनिक है, तो एक यूनिक सा नाम दे दिया गया, क्या बोलते हैं हम इसे, मिड रिब। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी to the leaf plate and act as a channel of support for water, mineral, food material. वेन्स के बहुत सारे काम है। सबसे पहले रिजिडिटी, भाई वेन्स नहीं होगा तो लीव बहुत ही लटका फटका होगा, लेकिन वेन्स है तो फर्मनेस है हमारे लीव्स के अंदर। दूसरी बात, ये एज अ चैनल सपोर्ट करता है। भाई अगर इस सेल को वाटर चाहिए और मेरे पास वाटर यहाँ से आता है, तो भाई इस सेल तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, हमारे पास वेन्स एंड वेनलेट्स। सो फूड, मिनरल, वाटर, सारा चीज़ हर एक सेल ऑफ लीव्स तक पहुँचे, क्योंकि भाई लीव्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हर एक सेल को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छे तरीके से सही वक्त पर खाना, पानी, मिनरल सभी कुछ मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास लीव्स, हमारे पास उनके वेन्स और उनके वेनलेट्स। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स का शेप, उसकी मार्जिन, यानी कि जो मार्जिन आप देख रहे हो ना, समटाइम आपने ऐसे टाइप ऑफ लीव्स भी तो बनाई होगी ना, इसकी मार्जिन देख रहे हो कितने डिफरेंट है, उसकी मार्जिन, उसका एपेक्स कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, उसका एक्सटेंशन, इंसिजन कैसा है, मतलब देख रहे हो ये इसका जो लीफ है ना वो बहुत ही कम इंसिज हुआ है, लेकिन आपने ऐसे टाइप ऑफ लीव्स भी तो देखे होंगे ना जिसके अंदर पूरा इंसिजन होता है। तो देखो वेरिएशंस ऑफ लीफ बहुत ज़्यादा है, किसके बेसिस पे वेरिएशन देखने को मिल जाता है, नंबर 1 शेप, नंबर 2 मार्जिन, नंबर 3 एपेक्स, नंबर 4 सरफेस एंड नंबर 5 एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना। ये सब क्या करता है, वेरी करता है। व्हाट इज इंसिजन ऑफ लेमिना? लेमिना ये जो दिख रहा है, किस हद तक अपने आप को काट सकता है, अपने आप को इंसिस कर सकता है। आपने इस तरीके के जो लीव्स देखे होंगे उसमें देख रहा होगा ना, तो उसने जो हमारे मार्जिन है वो अप टू मिड रिब उन्होंने अपने आप को इंसाइज किया हुआ है, एंड दैट इज वाई उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बनाए गए हैं। इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज वेनिएशंस। हमने जितने भी वेन्स एंड वेनलेट्स अभी तक बनाए हैं ना, जो आपने हमने कलाकारी दिखाई थी बचपन में, कि जब बना रहे थे वेन्स एंड वेनलेट्स, किस तरीके से बना रहे आपने वेन और वेनलेट्स को, किस तरीके से आपने ड्रॉ किया है, that is nothing but a variation. It is nothing but simple terms में arrangement of veins and veilets in a lamina of a leaf is termed as variation. कि भाई आपने ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, उस अरेंजमेंट को हमने एक नया नाम दिया हुआ है विच इज़ वेनिएशन। सो वेनिएशन भाई कुछ भी नहीं है। भाई बच्चे फोकट में नाम को देख के डर जाते हैं, उसका मतलब कुछ होता नहीं है। सिंपल टर्म में आपने किस तरीके से ड्रॉ किया गया, उसी ड्रॉइंग को हमने एक नाम दिया हुआ वेनिएशन। बचपन में जैसे हमने दो प्रकार की वेनिएशन, दो प्रकार की कलाकारी की थी ना, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हेन द वेनलेट्स फ्रॉम द नेटवर्क, जब आपने नेटवर्क बनाया बहुत ही अच्छी तरीके से, देखो ना कितना वेन्स एंड वेनलेट्स आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट नेटवर्क। द वेनिएशन इज टर्म्ड एज रेटिक्यूलेट। जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने अगर, ओके लेट मी ड्रॉ, जिस भी स्टूडेंट ने अगर ऐसी कलाकारी की हो, ऐसे कलाकार को हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट अरेंजमेंट। लेकिन जब वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, द वेनिएशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। लेकिन जो दूसरे बच्चे जिन्होंने ऐसा बनाया है, ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, ऐसे अरेंजमेंट को हमने बोला है पैरेलल अरेंजमेंट। भाई नाम ही बता रहा है, जो वेन्स है हमारी और जो वेनलेट्स है हमारी, वो पैरेलली रन कर रही है। ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स जर्नली पोजेस रेटिक्यूलेट वेनिएशन। जर्नल नॉलेज के डाइकॉट के अंदर जर्नली, नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शन होता है, असर्शन रीजनिंग में आएगा तो मेक श्योर दैट यू लर्न इट, कि जर्नली हमारे डाइकॉट के अंदर ना रेटिक्यूलेट देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड पैरेलल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर। सो डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स याद रखना। सो वेनिएशन क्या है, एक बार ये सेक्शन को रिवाइज करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं सेक्शन में। व्हाट इज वेनिएशन? जो आपने कलाकारी की थी ना वेन्स एंड वेनलेट्स को किस तरीके से ड्रॉ किया था, दैट इज नथिंग बट वेनिएशन। वेनिएशन वो कलाकारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इज
रेटिकुलेट यानी बहुत सारे नेटवर्क्स बनाए गए हैं। ये जनरली किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट्स प्लांट के अंदर। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे प्रकार की चित्रकारी होती है, जस्ट अ पैरेलल लाइन, लीव्स के अंदर एक भाई लंबी लंबी लाइन खींचते हो, लीव्स बन गया। ऐसे अरेंजमेंट को हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि रेटिकुलेट किस में देखने को मिलता है और पैरेलल किस में देखने को मिलता है। दैट्स इट। इधर एग्जांपल नहीं दिया हुआ है तो यू डोंट हैव टू लर्न एग्जांपल्स। जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेक श्योर दैट यू लर्न ओनली दोज। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ लीव्स कि भाई लीव्स की भी बहुत ही वेरिएशंस होती है। मैंने बताया ना कि लीव भी बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो हमने भी जस्ट पढ़ा था, ये वाला सेक्शन हमने पढ़ा है। अभी उसी के बेसिस पे हमने लीव्स को भी बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं टाइप ऑफ लीव्स के अंदर। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल। एक लीफ को मैंने सिंपल कब कहा? व्हेन लेमिना इज एंटायरली और व्हेन इंसाइज द इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिप। ये हमारे पास मिडरिप है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसी कोई भी वैरायटी जिसका मार्जिन, ये जो मार्जिन है यहाँ तक टच ना हो, ऐसे लीव्स को हम सिंपल लीव्स बोलते हैं। लेकिन जब इंसिशन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स। लेकिन अगर मेरे पास लीव तो है लेकिन वो कुछ इस प्रकार से कटा हुआ है, यानी कि जो लीव्स है उनका इंसिशन, उनका जो बोलते हैं दरार, अगर मिडरिप तक पहुंच गया, दैट टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही लीफ है, इसके अंदर एक इंसिशंस पाए गए, देख रहे हो। और ये जो छोटे छोटे पत्ते देखने को मिलते, ये पूरा तो है एक ही लीफ ना, इसको हम लीफलेट्स बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, इंसिशन है लेकिन पूरा नहीं कटा हुआ है। इट्स लाइक अ सिल्क कॉर्न, कटा तो पूरा ही है लेकिन इसका वेरिएशन देखो, दोनों है तो कंपाउंड लीफ, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। सो अ बर्ड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीव्स। यानी कि हमने बताया था कि लीव्स के बीच में यहाँ पे एक्सिल में लीफ बर्ड होता है, यानी कि स्टेम और लीफ के बीच का जो एक्सिल वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है ना। पीपल ऑफन थिंक कि भाई ये भी तो एक्सिल पार्ट है, यहाँ पे बर्ड नहीं प्रेजेंट हो सकता है क्या? भाई ये पूरा एक लीफ है, तो यहाँ पे उन्होंने यही स्पेसिफाई किया हुआ है कि होता तो दोनों में ही बर्ड है, सिंपल में भी एक्सिल में बर्ड हो सकता है, कंपाउंड में भी हो सकता है, लेकिन लीफलेट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड लीफ का एक एग्जाम्पल है। दिस एंटायर इज वन लीफ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अब जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है कि कंपाउंड लीफ इंसिशन के बेसिस पे डिवाइडेड है। व्हाट इज कंपाउंड लीव्स? कि इंसिशन मिडरिप तक टच होना चाहिए। यहाँ पे भी इंसिशन मिडरिप तक टच है, यहाँ पे भी इंसिशन मिडरिप तक टच है, लेकिन दोनों की अरेंजमेंट बहुत ही डिफरेंट है। और इसी की वजह से जो कंपाउंड लीव्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीव और दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीव। अब दोनों को देखते हैं, जस्ट अरेंजमेंट का नाम दे दिया है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो आपको ये दिख रहा है, उसमें क्या होगा, एक पूरा स्टेम होगा जिसको राचीज बोलेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे लीफलेट होंगे। अगर मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो हमें उसको क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। अब देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि भाई इसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं जो कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। लीफ की कॉमन एक्सिस को पिटियोल बोलते हैं, राइट, लेकिन लीफलेट हमारे पास अगर कंपाउंड लीफ है उनकी कॉमन एक्सिस, उनके मिडरिप को ना राचीज बोल दिया हुआ है, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। एग्जाम्पल देखो, पिन्नेटली का एग्जाम्पल देखो, नीम खा के आपको ऐसा लगता है किसने हमारे बॉडी के अंदर पिनअप कर दिया है, दैट इज वाई पिन्नेटली लीफ। अब पामेटली लीफ, इनका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। इसमें क्या होता है, लीफलेट अटैच होते हैं कॉमन पॉइंट से, जिसको हम टिप ऑफ अ पेटियोल बोलते हैं। भाई यहाँ पे भी भाई डायग्राम से समझेंगे, कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट अटैच्ड है। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन आपको दिख नहीं रहा है जैसे चंद्रमा बहुत अच्छे फूल की तरह, तो भाई इससे सिल्क कॉटन ही बन सकता है ना, दिखने में बहुत ही सिल्क कॉटन जैसा है। सो आपको समझ में आ रहा है ना, पिन्नेटली किसका एग्जाम्पल है, नीम का, एंड पामेटली इज सिल्क कॉटन।
ठीक है, पिन्नेटली एंड पामेटली समझ में आया, उसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया कि भाई एग्जाम्पल्स कौन से हैं, नीम एंड सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल बहुत ही लिमिटेड है, मेक श्योर दैट यू लर्न, मेरे साथ लर्न करते हुए जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि पिन्नेटली एंड पामेटली क्या होता है। सो जैसा हमने देखा अभी कि हम जो अरेंजमेंट करते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स का, दैट इज वेनिएशन। सिमिलरली कुछ अरेंजमेंट और भी है कि लीफ अपने पिटियोल के ऊपर किस तरीके से अरेंज्ड है, उसी को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, जिसकी फर्दर स्टडी हम करने वाले हैं। सो व्हाट इज फाइलोटैक्सी? देखा जाए तो बहुत ही अजीब सा नाम है कि भाई फाइलोटैक्सी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना बड़ा ही सिंपल है। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। मतलब जो ब्रांच है उसमें लीव्स का अरेंजमेंट कैसे है, ये एक लीफ है, ये दूसरा लीफ है, ये लीफ का अरेंजमेंट कैसे है, उसी के बेसिस पे हम उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। सो व्हाट इज फाइलोटैक्सी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी जो हमने अरेंजमेंट देखा वो बेसिकली ना 3 प्रकार के होते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो हमें लीव्स के देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से वो अरेंज्ड होता है। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, मतलब अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ बेस at each node in an alternate manner as in China rose। नंबर 1 एग्जाम्पल आया हमारे पास चाइना रोज का। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेट दिख रहा है कि एक स्टेम है, अल्टरनेट मतलब यहाँ पे एक लीव्स है, देन यहाँ पे एक लीव्स है, यहाँ पे एक लीव्स है, देन यहाँ पे एक लीव्स है, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न में अरेंजमेंट है। ये स्टेम या ब्रांच ये तो कॉमन है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेट है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास चाइना रोज, भाई एग्जाम्पल आ गया तो इम्पोर्टेंट है। चाइना रोज क्या, ऑल्टरनेट डे, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया था कि भाई चाइना है, ऑल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ ऐसा वायरसेस ये सब कुछ ना कुछ आते ही रहता है, तो इट्स लाइक एन ऑल्टरनेट डे, जस्ट एक तरीका है याद करने का, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, चाइना रोज के अंदर भी देखने को मिलता है, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है, सनफ्लावर, ठीक है। आपको पता है ना हम केमिस्ट्री में करते हैं MSc, तो मैंने इसी तरीके से याद किया था कि हमें ऑल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी वो किस में देखने को मिलता है, MSc में। MSc आपको पता है ना मास्टर्स जो होता है, सो MSc करते हैं हम लोग। सो MSc में M स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड, S स्टैंड्स फॉर सनफ्लावर एंड C स्टैंड्स फॉर चाइना रोज, ठीक है। ये जस्ट तरीका है, अपना अपने NCERT में लिख लो, ठीक है, कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को याद करने का तरीका क्या क्या है। दूसरा, इन अपोजिट टाइप, अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेड एट ईच नोड एंड लाई इन एन अपोजिट to each other as in calotropes and guava plant, very very important। अब यहाँ पे आपको देखा ऑल्टरनेट मतलब एक इस नोड पे, देन एक इस नोड पे, एक इस नोड पे, इस नोड पे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो हमें गुआवा कैलाट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे टाइप ऑफ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को हम अपोजिट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो मैंने कैसे याद किया था, काला कैलाट्रोपिस कौन सा है, गुआवा है। So guava and calotropis, they both show opposite phyllotaxy. If more than 2 leaf arise at node and form the whorl, whorl यानी कि ऐसा बोलते हैं ना, उसको गुच्छा ऐसा बना देना, whorl, ऐसा whorl का अरेंजमेंट करना, it is called as whorled, as shown in Elstonia। So Elstonia के अंदर जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है, that is the phyllotaxy arrangement। उसमें क्या होता है, वर्ल्ड शेप, आपको पता है ना, ऐसा कुछ ऐसे की फॉर्म में, इस तरीके की फॉर्म में जब लीव्स का अरेंजमेंट हो उसे हम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि डायग्राम्स में भी देखने को मिल रहा है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो आपको देखिए इस पूरे पैराग्राफ में आपको नंबर 1 फाइलोटैक्सी का मतलब पता होना चाहिए, नंबर 2 3 टाइप के फाइलोटैक्सी होते हैं वो पता होना चाहिए, कौन से, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ऑल्टरनेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अपोजिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वर्ल्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पता होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ आए या ना आए एग्जाम्पल आने की पूरी संभावना है। सो व्हाट इज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, ऑल्टरनेट में MSc, अपोजिट में क्या है, कैलाट्रोपिस एंड गुआवा, एंड वर्ल्ड में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, थैंक गॉड, दैट इज एल्स्टोनिया। तो आपको बार बार ये रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम आप याद कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हैं, सो इट सीम्स डिफिकल्ट, बट अब बार बार एवरी सिंगल डे मेक श्योर कि आप 5 मिनट निकालें, ये सारे जितने भी
एग्जाम्पल्स है पूरे चैप्टर में कि एक पेज पे नोट डाउन करिए, आप खुद करिए। मैं भी दे सकती हूँ बट भाई मुझे तो लर्न नहीं करना है। द मोर यू राइट द मोर यू विल फील कि मुझे याद हो रहा है। एंड डेली एटलीस्ट डू दिस फॉर 15 days एंड यू आर गोइंग टू सी दैट कि भाई मुझे याद है, मुझे डिफिकल्टी नहीं लग रहा है। इवन आई डिड द सेम, इसलिए ये मेरा चैप्टर फेवरेट बन गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमा के क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। इस चैप्टर का हार्ड वर्जन कुछ हो ही नहीं सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल और यू हैव टू राइट इट, बस। दैट इज वाई दिस इज द फेवरेट चैप्टर। आपका भी फेवरेट चैप्टर होना चाहिए अब से, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये क्लियर हुआ, डायग्राम्स में हमें समझ लिए। देखो ये डायग्राम बेस, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेक श्योर दैट यू स्टडी कि ये चाइना रोज है, ये गुआवा का है और ये एल्स्टोनिया का है। मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी डायग्राम। ये देख के पता लगना चाहिए कि ओ भाई ये तो एल्स्टोनिया है, ओ ये तो चाइना रोज है, ये तो गुआवा का प्लांट है। एवरीथिंग शुड बी नोन, ठीक है। अब देखते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? हमें पता है एक फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, यानी कि ऑफकोर्स ना शूट का ही कुछ ये ब्रांचेस निकला हुआ है, ये बर्ड्स होता है, शूट से ही डेवलप्ड है, यानी कि मॉडिफाइड शूट है। वेरिन द शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स, यानी कि ऐसा शूट जो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, उस शूट को हम फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गॉट कंडेंस्ड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड है, यहाँ पे फ्लावर अराइज होने वाला है, तो भाई ये तो है ये तो है स्टेम का ही मॉडिफिकेशन, यानी कि इस बर्ड के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण स्टेम के ही होंगे। तो आपको पता है स्टेम में नोड्स भी होता है और इंटरनोड्स भी होता है। देन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमें तो फ्लावर में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि जब वो फ्लावर में मॉडिफाई होता है तो इंटरनोड इलोंगेट नहीं होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रह जाता है। इसी की वजह से हमें क्लियरली इंटरनोड और नोड्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी कि अगर मैं फ्लोरल डायग्राम्स की बात करूँ तो ये स्टेम है, यहाँ पे एक फ्लावर हो गया, यहाँ पे एक फ्लावर हो गया, हर नोड पर एक एक फ्लावर। किसके नोड पर? स्टेम के नोड पर एक एक फ्लावर लेटरली देखने को मिलेगा सक्सेसिव नोड्स के ऊपर। यानी कि यहाँ पे लीव्स की जगह पे क्या देखने को मिलेगा? हमें फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. Solitary का मतलब होता है अकेला। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ना दो टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक तो एक्सेल होते हैं। यहाँ पे एक्सेल होने का फायदा क्या है? इसकी जो टिप है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर सकती है। लेकिन दूसरी टाइप की भी मैंने बताया था, दैट इज टर्मिनल। अगर मैंने टर्मिनली यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे कोई टर्मिनल बर्ड आ गया तो व्हाट विल हैपन? इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सॉलिटरी, अकेला पड़ जाएगा, यानी कि स्टेम है वो अकेला हो जाएगा और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? वो अलोन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है सॉलिटरी। देखा जाए तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, बट हाँ लाइन्स को समझना है हमें। The arrangement of flower on a floral axis is termed as inflorescence. What is inflorescence? कि floral axis पे flowers की कैसी arrangement है, ठीक है, that is nothing but inflorescence, ठीक है। अब inflorescence क्या होता है? Depending on whether the apex get developed into the flower, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हाट इफ अगर एपेक्स पे ही टर्मिनल बर्ड आ गया और यही आगे जाके फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, तो भाई देखो ना, अगर टिप ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है ना फ्लावर की मेच्योरिटी, फ्लावर ऐसा तो थोड़ी ना है कि भाई टूटता है फिर नया फ्लावर बन जाता है, नहीं ना। ये मेन ही एक फ्लावर है। अगर ये फ्लावर ही मेन मॉडिफाई हो गया तो फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो उसका एपेक्स फ्लावर में डेवलप होता है, या तो कंटिन्यू, अगर वो एक्सिलरी बर्ड में कन्वर्ट हो गया तो वो प्लांट तो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। देखो एक ही बात को ना घुमा फिरा के एनसीईआरटी ने 4 तरीके से समझाया हुआ, दैट्स इट। सो उसी के बेसिस पे कि टर्मिनल फ्लावर है या एक्सियल फ्लावर है, उसी के बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस को ना 2 टाइप में डिवाइड किया है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो मेरे साथ अभी सब बोलेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 रेसिमोस, नंबर 2 साइमोस। लोगों को ना इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी, इट शुड बी वेरी क्लियर। आपको लगे कि भाई ये क्या ही, हम फोकट का टेंशन ले रहे थे, नथिंग लाइक दैट।
तो इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। किसकी बेसिस पे होता है कि भाई जो बर्ड बना है, जो फ्लावर बना है, वो टर्मिनल बना है या एक्सियल बना है। टर्मिनल आप समझ पा रहे हो ना, व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल मतलब टिप पे बनना। अगर टिप पे बन गया तो भाई उसकी ग्रोथ स्टैंडर्ड हो जाएगी। अगर एक्सिलरी बर्ड पे बना, एक्सियल पार्ट पे बना, तो ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रह जाएगी। अभी हम रेसिमोस को समझते हैं कि रेसिमोस में क्या हो जाता है। तो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो। भाई अगर ये वर्ड आ गया कंटिन्यूस टू ग्रोथ, इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे रेसिमोस टाइप पे जो बर्ड बनेगा, जहाँ से न्यू फ्लावर अराइज होगा, वो एक्सिलरी टाइप में बनेगा, वो एक्सिल में फॉर्म होगा। तो यानी कि रेसिमोस में हमें एक्सिलरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि व्हाट इज एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन यहाँ पे होता है कि देखो यहाँ पे एक बर्ड बना, अभी देखो ये तो कंटिन्यूसली ग्रो होते जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर एक और नोड बनेगा, फिर और कंटिन्यूसली ग्रोथ में यहाँ पे भी एक नोड बनेगा, यानी कि बर्ड वापस यहाँ पे आएगा। तो पुराने वाले नीचे होते जाएंगे, पुराने वाले फ्लावर नीचे तरफ शिफ्ट होंगे और नए वाले फ्लावर ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। यानी कि अरेंजमेंट किस तरीके से सक्सेस कर रही है? इन एन एक्रोपिटल मैनर। व्हाट इज एक्रोपिटल मैनर? यानी कि जो पुराने फॉर्म्ड, न्यू फॉर्म्ड है वो जो न्यू फॉर्म्ड है वो टर्मिनल की तरफ हो, और जो न्यू फॉर्म्ड है वो टर्मिनल की तरफ हो, और जो ओल्ड फॉर्म है वो बेस की तरफ हो। इतना क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? साइमोस के बारे में। व्हाट इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? सो इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये वही हो गया ना कि टर्मिनल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। हेंस इट इज लिमिटेड इन ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में लिमिटेड होती है। और यहाँ पे जो फ्लावर बॉर्न होता है वो बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। व्हाट इज बेसिपिटल ऑर्डर? भाई बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब जो नए फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो नए फ्लावर है वो नीचे की तरफ है, जो पुराने फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है। क्योंकि भाई यहाँ पे तो ग्रोथ रुक गई है। अभी देखो यहाँ पे ये ग्रोथ इतना ही है, जो भी हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि इसमें उल्टा होता है। अपोजिट ऑफ एक्रोपिटल इज बेसिपिटल। बेसिपिटल में क्या होगा? जो न्यूली फॉर्म्ड है वो बेस की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर से तो लिमिटेड ग्रोथ हो गई है, ऊपर से तो ग्रोथ रुक गई है यहाँ से, तो कुछ भी ग्रोथ होगा वो बेस से होगा। दैट इज वाई बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है। तो साइमोस में क्या देखने को मिलता है? आपको पता है ना, बी के पास सी आता है, तो बेसिपिटल यानी कि साइमोस में देखने को मिलेगा। और ऑफकोर्स रेसिमोस किस में देखने को मिलेगा? एक्रोपिटल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्लावर के बारे में। अभी हम लोग फ्लावर की बेसिक टर्म को समझेंगे कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावरिंग क्या होता है, फ्लावर के डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं, फ्लावर के हर एक पार्ट को नेम होता है, हर एक पार्ट का एक नाम होता है, उस नाम को हम समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कि भाई इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ। क्या अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ होता है? बिल्कुल नहीं। अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ को क्या बोलते हैं? फाइलोटेक्सी। और वही अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर हो जाए दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो मेक श्योर आप डेफिनेशंस में कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट दे आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन फाइलोटेक्सी एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज फाइलोटेक्सी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ। व्हाट इज inflorescence? It is the arrangement of the flower on a branch or a stem. So ये तो 2 डिफरेंट पार्ट्स में वापस से डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 इज रेसिमोस, पार्ट नंबर 2 इज साइमोस। व्हाट इज रेसिमोस? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो एक्सिल पे पाया, यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड बर्ड है वो एक्सिल पार्ट में पाया जाएगा, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिल में प्रेजेंट होगा, दैट इज वाई उसकी जो ग्रोथ होगी वो अनलिमिटेड होगी, और उसका जो बढ़ने का तरीका है वो एक्रोपिटल इन नेचर होगा। एक्रोपिटल इन नेचर यानी कि टिप की तरफ, जिस डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहा है उस डायरेक्शन में न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर्स होंगे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइमोस के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलेगा? बेसिपिटल मैनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है। लिमिटेड ग्रोथ होती है दैट मीन्स यहाँ पे जो बर्ड है वो टर्मिनली लोकेटेड होगा, यानी कि उस प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। यानी कि जो भी न्यूली फॉर्म्ड होगा वो बेस में, यानी कि जो भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा वो बेस की तरफ होगा। एंड दैट इज वाई जो न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर है, जो न्यूली फॉर्म्ड एक्सिल बर्ड है, जो न्यूली फॉर्म्ड बर्ड है, नॉट एक्सिल बर्ड, ओके, जो न्यूली फॉर्म्ड बर्ड है वो बेस की तरफ होंगे। एंड दैट इज वाई ऐसे ऑर्डर को हम बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। अब हम समझते हैं फ्लावर्स को।
फ्लावर्स की हर एक चीज़, ये थोड़े हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ही पढ़े थे, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स क्या होता है? तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एन एंजियोस्पर्म। हम सभी को पता है कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। व्हाई इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट, स्पर्म्स, उनके भाषा में, हमारी भाषा में अगर देखा जाए तो ये बनता है जो फर्दर अपनी जर्नेशन को कंटिन्यू करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट इज द मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, इसका मतलब मेल प्लस फीमेल गैमेट मिलेंगे, इसका मतलब क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो इट्स अ सेक्सुअल यूनिट। कौन सी क्या होती है? फ्लावर्स क्या होती है? एक सेक्सुअल यूनिट होती है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ whorls arranged successively on a swollen end of the stalk or pedicel called as thalamus or receptacles. यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया हुआ है, हम समझते हैं फ्लावर्स की तरफ पे। ओके, लेट मी ओके, अगर हम इस डायग्राम को समझे तो देख रहे हो ना, इसमें अरेंजमेंट कैसा है? ओके, कैन यू सी दिस अरेंजमेंट? ये लेयर्स आपको दिख में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना, लेयर्स की, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, और ये जो अंदर लेयर देखने को मिल रहा है, ये जो लीव्स देखने को मिल रहा है, ये सारे लेयर्स की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं थैलेमस क्या होता है। ये डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये स्वॉलन पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट ए थैलेमस। ये स्वॉलन पार्ट इज नथिंग बट थैलेमस। थैलेमस को डिफरेंट वर्ड में रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। और ये जो स्टैक है ना, जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज्ड है, ये स्टैक को क्या बोलते हैं? पेडिसल। लीफ के स्टैक को पिटियोल बोलते थे। तो मेक श्योर ये सब आप थोड़ा डिफरेंशिएटिंग करना सीख जाओ और कंफ्यूज ना हो। और इसके स्टैक को, ये जो स्टैक आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेडिसल। ठीक है, दीज आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो अगर मैं लीफ को बताऊं तो बाहर के 2 पार्ट्स, एक अच्छा डायग्राम भी नहीं दिया भाई एनसीईआरटी ने समझाने के लिए, नो वरीज, देखते हैं। ये जो बाहर के 2 पार्ट्स होते हैं उनको हम कैलेक्स बोलते हैं। देन उसके अंदर जो एक डिवीजन होता है उसको कोरोला बोलते हैं, उसके अंदर होता है एंड्रोशियम, एंड देन उसके बाजू में होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट एंड गाइनोशियम होता है फीमेल पार्ट। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मेल कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है। भाई गाइनिक इज समथिंग रिलेटेड टू फीमेल, सो गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलेक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी कि जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करें, उनका ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली एग्जाम्पल आया तो याद रखना, लिली के अंदर क्या होता है? कैलेक्स एंड कोरोला दोनों भी डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी कि कैलेक्स एंड कोरोला जो अलग अलग पार्ट है वो फ्यूज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एंड टर्म्ड एज पेरियांथ। तो याद रखना, अगर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पेरियांथ कंडीशन किस में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस में देखने को मिलता है? लिली के अंदर देखने को मिलता है। व्हाट इज पेरियांथ कंडीशन? पेरियांथ कंडीशन वो कंडीशन होता है जहाँ पे कैलेक्स एंड कोरोला दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज पेरियांथ। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called as bisexual। यानी बाइसेक्सुअल यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल सेक्स भी प्रेजेंट है एंड फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और अ कार्पल इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल प्लांट। लेकिन ऐसा भी हमें फ्लावर्स देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ या तो गाइनोशियम होगा या तो एंड्रोशियम होगा। अगर दोनों में से कोई एक है उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। सो व्हाट आर बाइसेक्सुअल? यानी एक ही फ्लावर के एनक्लोज्ड में क्या प्रेजेंट है? मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, उसे हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड यूनिसेक्सुअल क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे जिनके पास या तो गाइनोशियम है या तो एंड्रोशियम है। इतना क्लियर है?
अभी हम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला कैसे दिखता है, ठीक है, हम समझते हैं. सो लेट मी फाइंड आउट द इमेजेस. ओके, सो आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज जहाँ से आपको कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सब समझ में आएगा. तो देखते हैं थोड़ा, ठीक है, वो थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो आपको बहुत ही इजीली में समझ में आएगा. ओके, दिस इज द डायग्राम. आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो जो डायग्राम है आपको ये दिख रहा है, दैट इज जो ग्रीन वाला पार्ट जो कैलेक्स है. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कैलेक्स का काम क्या होता है. भाई ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज कैलेक्स. जब ये फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा एनक्लोज होता है. एनक्लोज क्यों होता है कि वो जब उसके बर्ड कंडीशन में होगा उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो कैलेक्स ये दिखेगा. जो ये पेटल्स होता है, पेटल्स को ही कोरोला बोलते हैं और सेपल्स को ही कैलेक्स बोलते हैं. तो उसको ऑल्टरनेट नाम भले ही एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है. तो देखो कैलेक्स एंड दिस इज कोरोला. व्हाट इज कोरोला? जो पत्तियां दिखते हैं ना, ही लव्स मी नॉट वाला हम जो करते हैं, जो निकालते, दैट इज एक्चुअल फ्लावर. जो हमें जो एक्चुअल पेटल्स देखने को मिलता है दैट इज कोरोला. ये जो मेल पार्ट देखने को मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज नथिंग बट द स्टेमन, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. तो मेक श्योर आपको ये ऑल्टरनेट नाम भी याद हो. दूसरा तो ये पिस्टल. व्हाट इज पिस्टल? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टल या गाइनोशियम, ठीक है. और ये एक्स का दिखाया गया है कि हाउ एग और ये जो एग सेल्स होता है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो आई होप इतना क्लियर है कि सेपल्स इज कैलेक्स, पेटल्स इज कोरोला, स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम, पिस्टल यानी कि गाइनोशियम. क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन सिमेट्री, सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि व्हाट इज सिमेट्री. सो हमने ना क्या किया है कि हमने कैसा हमारा फ्लावर डिवाइड हो सकता है, कि हाउ वी कैन कट अ फ्लावर, राइट. उसके डिवीजन में हमने कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कैसे किया हुआ देखते हैं कि इन सिमेट्री, सिमेट्री के अंदर द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री. व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री यानी कि जब हम एक फ्लावर को देखते हैं तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में. उसके बेसिस पे हमने एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक डिवाइड किया गया है. एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री. व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? जस्ट लाइक अ पिज्जा केक, कि हम उसको किसी भी रेडियस से काट सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक इज द रेडियल सिमेट्री, यानी कि हम किसी कोई भी एक रेडियस से उसे कट कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट दिस इज द रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री. सो ऐसे फ्लावर जो रेडियली डिवाइड हो सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं. व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? जो सिर्फ बायलेटरल डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फ्लावर है तो मैं उसको सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकती हूँ. जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस को हम सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं. तो वी आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है. तो हम अपने आप को क्या बोल सकते हैं? जाइगोमॉर्फिक बोल सकते हैं. यस बोल सकते हैं, हम अपने आप को जाइगोमॉर्फिक इन कंडीशन बोल सकते हैं. लेकिन बायलेटरल हमारे लिए यूज किया गया एनिमल्स के लिए, लेकिन फॉर द टर्म्स ऑफ दिस प्लांट्स हम इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं. तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, एक्ट कैसा करना है? ऐसा एक्ट करना है कि रेडियल हो जाए, मतलब कोई भी देखे ना उसके पास रेडिएट आउट हो पाए. तो मैंने कैसे लर्न किया था? एक्टिनोमॉर्फिक यानी एक्ट कैसे करना है कि भाई हमारे रेडियस में कोई भी आए सब उससे बहुत प्रभावित हो जाए. व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक? जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट कैसे डिवाइड करना है? हमें सिर्फ बायलेटरल डिवाइड करना है. जाइगोट यानी जाइगोट का नाम सुनते हमें अपने आप की याद आ जाती है वी ह्यूमंस. और ह्यूमंस कैसे डिवाइड होते हैं? ओनली बायलेटरल सिमेट्री. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radius plane passing through a center, it is said to be actinomorphic. तो what is actinomorphic? कोई भी रेडियस से उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्टिनोमॉर्फिक. उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, एग्जाम्पल आया तो इम्पॉर्टेंट तो है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली. सो क्या आएगा? मस्टर्ड, धतूरा, चिली. मेरे साथ वापस बोलेंगे, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है. When it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, it is called as zygomorphic. इसका एग्जाम्पल क्या है? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया. वापस बोलेंगे मेरे साथ, पी, गुलमोहर, बीन, केशिया. वापस बोलेंगे मेरे साथ, पी, गुलमोहर, बीन, केशिया. अब कैसे याद किया था हमने? देखो एक्टिनोमॉर्फिक का मैंने कैसे याद किया था कि मैकडोनल्ड्स की चिली, एम एम, देखो कैसे याद किया था मैंने कि मैकडोनल्ड्स की चिली, दैट इज द मैकडोनल्ड्स चिलीज. मैंने तो ऐसे याद किया था. नेक्स्ट क्या है? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया. तो आपको दिख रहा है ना कि बीन और पी
सेम कैटेगरी के लगते हैं, ठीक है। तो गुलमोहन ने पूछा पी बीन को, क्या घूमने चलेंगे क्या? गुलमोहन ने पूछा, ये बहुत ही गुल मिजाज था, उसने पूछा पी बीन को कि दोनों सेम कैटेगरी के, पी बीन। तो उनसे पूछा तो दोनों को खांसी और हंसी आ गई ना कि भाई हम लोग को सेम कौन मान रहा है। तो उनको क्या हो गई, खांसी आ गई, उनको हंसी आ गई। दैट इज नथिंग बट केजिया। इसी की वजह से इनके ऊपर हंसी आ गई। जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी कि गुलमोहन ने पी बीन को पूछा कि घूमने चले। गुलमोहन ने दोनों को क्यों पूछा भाई? दोनों को इसलिए पूछा कि भाई पी और बीन कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते ना, पी बीन। तो भाई केजिया को थोड़ी हंसी आ गई। और इसी तरीके से मैंने ज़ाइगोमॉर्फिक को याद किया था। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिकल, कि कभी कभार ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं कि जिसको ना तो हम वर्टिकली डिवाइड कर सकते, ना ही कोई रेडियस से डिवाइड कर सकते। ऐसे फ्लावर्स को हम एसिमेट्रिकल फ्लावर्स बोलते हैं, कि जिसमें इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसका एग्जांपल कना है। कना एक ऐसा फ्लावर है जिसको हम किसी भी रेडियस से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एसिमेट्रिकल नेचर होता है। अगर एक एग्जांपल दिया हुआ एसिमेट्रिकल का तो भाई इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि एसिमेट्रिकल किस में देखने को मिलता है, कैना में देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस हमने 4 अपेंडेजेस को पढ़ा। कौन से 4 अपेंडेजेस को हमने पढ़ा अभी? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बट इसमें फ्लोरल अपेंडेजेस की बात की नहीं, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम को छोड़कर। तो ये जो सेपल्स है, ये जो पेटल्स है, कितने इन नंबर है, उसके बेसिस पे फ्लावर को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। ट्राइमेरस, यानी कि उनके जो सेपल्स है, उनके जो पेटल्स है, वो 3 के मल्टीपल्स में होंगे। 3 सेपल्स, 3 पेटल्स, तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। सिमिलरली अगर वो 4 के मल्टीपल्स में होंगे तो हमको टेट्रामेरस बोलेंगे, एंड 5 के मल्टीपल्स में होंगे तो पेंटामेरस बोलेंगे। इतना क्लियर, जस्ट कि फ्लोरल काउंटिंग के नंबर पे हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। Flowers with the bract. What is bract? Reduced leaf found around the base of pedicel. सेपल्स अलग होता है, लेकिन जो आपको हमने बताया था कि इनको, ये जो फ्लावर को जो कैरी ऑन करता है, जो फ्लावर की स्टॉक होती है, उनको हम पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के नीचे वाले हिस्से में भी ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास ब्रैक्ट होता है उन्हें ब्रैक्टेड बोलते हैं। और ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास ब्रैक्ट नहीं होते तो उनको हम ई ब्रैक्ट बोलते हैं। व्हाट इज ब्रैक्ट? हमने अभी देखा कि जो स्टॉक हमारे फ्लावर को होल्ड करके रखती है, हम उसको पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल के बेसल पार्ट में अगर एक रिड्यूस लीफ टाइप हुआ ना, सेपल से कंफ्यूज मत हो जाना, सेपल इज द पार्ट, फ्लोरल अपेंडेजेस वो एक फ्लोरल अपेंडेज है, किसका? फ्लावर का। लेकिन व्हाट इज ब्रैक्ट? ब्रैक्ट जो पेडिसल के नीचे ना एक रिड्यूस लीफ टाइप पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर जिसके पास होता है उन्हें ब्रैक्ट बोलते हैं, और जिनके पास नहीं होता उन्हें हम ई ब्रैक्टेड बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये डायग्राम को समझने से पहले हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस समझते हैं। व्हाट इज हाइपोगाइनस, व्हाट इज पेरिगाइनस, व्हाट इज एपिगाइनस, सब समझते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि किस किस पार्ट पे हमने फ्लावर को डिवाइड किया, ब्रैक्ट के पार्ट पे कि वो ब्रैक्टेड है कि नहीं, और उसके पास फ्लोरल अपेंडेजेस कितने नंबर में होता है, उनके पास यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, कितने सारे वैरायटीज के ऊपर हमने डिवाइड किया। सिमिलरली एक और वैरायटी जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट द पोजीशन, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी। भाई एक फ्लावर में सबसे, फ्लावर तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवरऑल क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, लेकिन फ्लावर के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है, ओवरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया है, ओवरी जो ओवरी है उसके पोजीशन के बेसिस पे भी हमने जो फ्लावर है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि जो गाइनोशियम है ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। कि हाइपोगाइनस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओवरी हमें प्रोमिनेंटली दिखता है, बाहर है, और उसके नीचे जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है ना सब उसके नीचे है, यानी कि ओवरी ऊपर है, ओवरी का पोजीशन है एज कम्पेयर टू कैलेक्स, कोरोला ऊपर है, और जो कैलेक्स और कोरोला है वो नीचे की तरफ सिचुएटेड है। ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन।
इस कंडीशन में ना ओवरी तो ऊपर हो गई। भाई हाइपोकाइनस कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे ओवरी तो ऊपर है लेकिन बाकी सब फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे हैं। तो ओवरी ऊपर है तो हम ओवरी को सुपीरियर बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। क्या मैं बोलूँगी, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। If gynoecium is situated at the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called as perigynous. What is perigynous condition? यहाँ की जो ओवरी है यहाँ पे उसके सेम कंडीशन में क्या हो, फ्लोरल अपेंडेज सब उनके लेवल में हो, ऐसे कंडीशन को हम पेरिगाइनस बोलते हैं। व्हाट इज रिम ऑफ द थैलेमस, यानी कि बोलते हैं ना एकदम इक्वल, ये तो नीचे थैलेमस है, थैलेमस के रिम पे हो, मतलब एकदम इक्वली हो कि जहाँ पे ओवरी का पोजीशन है बाकी सब फ्लोरल अपेंडेजेस भी उसी पोजीशन पे है। ऐसे ओवरी को हाफ इंफीरियर बोलते हैं, क्योंकि भाई हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, यानी कि ऑलमोस्ट वो हाफ फ्लोरल अपेंडेजेस से ऑक्यूपाई और हाफ ओपन है, हाफ थोड़ा ऊपर है। इसका एग्जाम्पल प्लम, पीच, रोज। मैंने कैसे याद किया था, प्लम पीच को रोज देता है, क्या, प्लम पीच को रोज देता है, प्लम पीच को रोज देता है, प्लम पीच को रोज देता है। से दिस 10 टाइम एंड यू गोइंग टू सी द मिरेकल हैपनिंग, और आपको याद हो जाएगा। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड along with the ovary completely and get infused with it. The other part of the flower arises above the ovary. यानी कि एपिगाइनस कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, मतलब बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस तो ऊपर होते हैं लेकिन ओवरी कहीं ना कहीं अंदर सिचुएटेड एंड क्लोज अंदर होता है, यानी कि इसमें ओवरी तो इन्फीरियर हो गया, बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस सुपीरियर हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो ओवरी होता है वो इन्फीरियर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एग्जाम्पल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ओवरी की पोजीशन और उनके फ्लोरल पार्ट से कैसे वेरी करती है, उनके बेसिस पे हमने हमारे फ्लावर को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1 कैटेगरी इज हाइपोगाइनस, नंबर 2 इज पेरिगाइनस एंड नंबर 3 इज एपिगाइनस। अभी सबके बायोलॉजिकल नाम दिया, उनका मीनिंग समझना तो जरूरी है। व्हाट इज हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस यानी कि हाइपोगाइनस यानी कि जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है वो गाइनस से नीचे है। याद करने का तरीका बता रही हूँ कि हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब नीचे ना, राइट, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा और हाइपो मतलब कम, तो गाइनस से जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस है वो नीचे है, इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मैं बोलूँगी, प्रेफर करूँगी कि इसमें आप निमोनिक्स ना बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी मस्टर्ड, चाइना रोज बहुत बार आ गया, तो इसमें वापस बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देर आर सर्टन टाइम जहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, और आई वुड प्रेफर कि ये सेक्शन में जो भी हमने पढ़ा है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, उसमें आप कोई भी निमोनिक्स ना बनाए तो ही अच्छा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मेक श्योर यू से इट 1 to एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स, आई गोइंग टू सी कि आपको याद हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल था, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। दूसरी हमने बात की पेरिगाइनस, पेरी बता रहे हैं ना कि पेरीफेरी में है, यानी कि जितने भी अपेंडेजेस है ओवरी के पेरीफेरी में राउंडेड, यानी कि दोनों की जो लोकेशन है वो सेम है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को हम हाफ इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर ओवरी कंडीशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लम पीच को रोज देता है, सिंपल, प्लम पीच रोज। तीसरी कंडीशन देखी हमने एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस यानी कि जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है वो गाइनस के भी ऊपर है, एपिक है, इसका मतलब ओवरी तो नीचे हो गया, ओवरी बंद हो गया, ओवरी अंदर आ गया, और फ्लोरल अपेंडेजेस ने उनको चारों ओर से घेर लिया है और थोड़ा सुपीरियर भी हो गया है, एंड इसी की वजह से ओवरी इन्फीरियर हो गया। इसका एग्जाम्पल 3 है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये 3 एग्जाम्पल बनाते हैं। ऐसे कंडीशन में ओवरी तो इन्फीरियर हो गई ना, तो ये कंडीशन डिफाइन करता है ये कंडीशन डिफाइन करता है इंफीरियर टाइप ऑफ ओवरी को। इसका एग्जाम्पल वापस से बोलेंगे, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो आज हम यहीं तक रखते हैं पार्ट 1 में। एंड आज का होमवर्क आपके लिए क्या है कि आप जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे ना, पेरिगाइनस, आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया ना, तो आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार क्लैरिफिकेशन हो गया, दैट्स इट। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल अभी तक शीट पे। मेक श्योर कि एक शीट पे सारा कुछ आ जाए।
उसको अभी से लेकर जब तक आई थिंक तो ये मंथ के एंडिंग तक आप उसको डेली 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स, आपके पूरे दिनचर्या का 5 मिनट मांग रही हो, वो 5 मिनट डेली उस चीज़ को बोलेंगे। पहले 2-3 दिन देख के बोलेंगे ज़ोर ज़ोर से, एंड देन आफ्टर सम टाइम क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू इट एंड यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल हैपनिंग, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की और भी डिटेल वाली चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि फ्लावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको सभी कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। इफ़ नॉट, डू आस्क मी एंड मेक श्योर आप मेरे पढ़ाने के बाद भी खुद से पढ़ें। अगर कुछ लाइन नहीं समझ में आ रही है तो गेट बैक टू दिस लेक्चर एंड यू आर गोइंग टू सी दैट कि आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है। इफ एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो आपके 360 मार्क्स किधर भी नहीं गए। लोग क्या गलती करते हैं, वो मॉड्यूल्स ये सब बाकी सब करना स्टार्ट कर देते हैं, लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अ मेन कंटेंट जहाँ से क्वेश्चंस आता है। और मैं बता दे रही हूँ कि आपको हार्ड करने की जगह पे, हार्ड करने के चक्कर में ईजी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर समझो अगर हार्ड भी आएगा ना सिर्फ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 98% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ो प्लीज़। मॉड्यूल्स को मत प्रेफर करो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि मॉड्यूल्स में, क्योंकि ये चैप्टर एक ओपन बुक चैप्टर है, इसमें हज़ारों लाखों न्यू एग्जाम्पल्स ऐड हो सकते हैं, बट आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए सिर्फ एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। So meet you in the next video. Till then, bye bye and keep learning, keep studying. नीट आने वाला है, आपको पता है, टाइम फ्लाइज। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम राइट नाउ, रिग्रेट वापस होगा। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी एवरी सिंगल डे। अगर पढ़ने का मन नहीं भी हो रहा है, आस्क योर सेल्फ फॉर अ मोटिवेशन। डोंट जस्ट गो एंड वॉच दोस मोटिवेशनल रील्स, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सिंगल बेनिफिट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।